हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम नर जनन तंत्र के कंप्लीट स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करेंगे। यानी नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं और किन अंगों का क्या कार्य होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 5 नंबर में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना, तैयार करना बेहद जरूरी है। भाई रटने की तो वैसे जरूरत नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट रसगुल्ला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। और पहले चैप्टर में ज्यादातर जो पुष्पी पादक में लैंगिक जनन है उसमें ज्यादातर टिप्पणियां और परिभाषाएं, उनको अपन हैंड राइटिंग नोट से देख लेंगे बाद में, टेंशन नहीं लेना बबुआ। पहले जो आपके लेंदी हैं, यानी जो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, उनको समझना बेहद जरूरी है। ठीक, तो शुरुआत यहीं से करेंगे नर जनन तंत्र से। देखिए नर जनन तंत्र होता क्या है। नर जनन तंत्र या जनन अंग बोलिए तो ऐसे तंत्र या ऐसे अंग जो जनन में सहायक होते हैं, यानी जनन में अपना अहम रोल निभाते हैं, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? जनन अंग कहते हैं। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है बच्चों कि जनन किसे कहते हैं। देखिए हम प्रायः देखते हैं अपने आसपास, मतलब चारों तरफ देखते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। ठीक, और उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्या है, प्यारे दुलारे छोटे बच्चे होते हैं। और वो कहां से आते हैं? भगवान उनको टपका देते हैं नीचे, है ना। ऐसे नहीं आते हैं। वो सभी कहां से आते हैं? तो समझिएगा कि सभी जीवों में अपने ही समान या अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की एक क्षमता होती है, और ये क्षमता ही कहलाती है जनन। बात समझ में इन्हें कि अपने ही संतान, मतलब अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है रसगुल्लों, उसे कहते हैं जनन कहते हैं। अब जनन में हम सबसे पहले सीखेंगे नर जनन तंत्र को। तो नर जनन तंत्र का ये डायग्राम आपको दिख रहा है, और नर जनन तंत्र में ये जो आपके प्रमुख भाग दिख रहे हैं, और इन भागों के या इन अंगों के क्या कार्य हैं, वही आज हमको अच्छे से समझना है। ठीक, चलिए तो सीख लेते हैं या इसको अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। देखिए शुरुआत हम कर देते हैं वृषण से। वो इसलिए क्योंकि वृषण ही शरीर का, यानी नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग है। ठीक, नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? वृषण है। वो इसलिए क्योंकि वृषण में टेस्टो, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, और ये हार्मोन्स क्या करता है? द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। गौड़ लैंगिक लक्षण का निर्धारण करता है। अब देखिएगा द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण क्या है, यानी ऐसे स्त्री व पुरुष में ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर यह बताया जा सके कि सामने वाला प्राणी नर है कि मादा है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण। ठीक है ना। अब प्राथमिक कौन होता है? तो प्राथमिक में भाई होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, और साथ ही वृषण होता है। ठीक है ना। तो ये होते हैं द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण। कि जैसे अगर हम बात करें तो मेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई मेल में क्या है? दाढ़ी मूछ का आना, ठीक, शुक्राणु का निर्माण होना, कंधे चौड़े हो जाना, शरीर पर बाल का उगना, ठीक, और ये सारी चीजें, आवाज में भारीपन, तो ये सभी के सभी जो लक्षण है वही क्या कहलाएंगे? द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण। भाई हम ऐसे ही तो पहचानेंगे कि वो लड़का है कि लड़की। भाई लड़कियों में दाढ़ी मूछ उगा के ऐसे टहलेंगी नहीं, ठीक, तभी तो हम जान लेते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो ये होते हैं द्वितीयक गौड़ लैंगिक लक्षण। ठीक, तो अब हम बात करते हैं वृषण से कि वृषण होता क्या है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एकदम ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, और आपके 5 नंबर आपके झोले में रहेंगे, आप कोई नहीं ले सकता आपसे। ठीक, कभी कभार इसका चित्र भी बनाने को आ जाता है, नहीं तो ज्यादातर सचित्र वर्णन ही देता है। तो वृषण क्या होता है? तो देखिए वृषण क्या होता है बच्चों, हमने बताया ना कि वृषण नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है।
सबसे प्रमुख भाग होता है और इसमें ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, इसमें ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और हम बात करें तो ये एक थैली नुमा संरचना में क्या होता है, स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। ठीक, जिसे वृषण कोश कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी यानी 2। ठीक, 2 बोलिए या एक जोड़ी होते हैं। और ये क्या है, दोनों टांगों के बीच में स्थित होते हैं। इतना तो आपको पता ही है, दोनों टांगों के बीच में स्थित होते हैं, एक मांसल नुमा संरचना होती है। और ये उदर गुहा के ही बाहर, मतलब उदर गुहा के बाहर होते हैं। यानी हमारे बॉडी में ये सारे पार्ट जो हैं, बाकी के पार्ट प्रोस्टेट है, शुक्राशय है, मूत्राशय है, और ये क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी है, ये सारे पार्ट तो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन ये जो वृषण होता है ये शरीर के बाहर ही होता है। क्वेश्चन भी बनता है कि वृषण शरीर कोश मतलब शरीर के बाहर ही क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों, तो समझिएगा। वृषण में हमने बताया ना कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो देखिए, शुक्राणु के बनने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। ठीक, यानी जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम तापमान पर शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु के बनने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। ठीक, इसलिए क्या होता है, ये शरीर के बाहर स्थित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शरीर से बाहर होता है, तो बाहर की जो नमी होती है यानी वायु में जो नमी होगी उससे ही अपने टेम्परेचर को बनाए रखता है। और शुक्राणु मतलब शुक्राणु क्या है, मर नहीं पाते हैं, यानी शुक्राणु जीवित रहते हैं, निष्क्रिय नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या है, जैसे अगर हम बात करें अपवाद स्वरूप हाथियों में, ठीक, जो हाथी होता है उसमें क्या है कि ये जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर नहीं बल्कि उदर गुहा के अंदर होता है। इतना ध्यान देना। मेल में भी होता है, लेकिन कब होता है, उदर गुहा में जब वो होता है, यानी जब वो भ्रूणावस्था में होता है, लगभग 5 से 6 माह तक का शरीर के अंदर ही वृषण होता है। और जैसे ही जन्म होता है यानी 9 माह तक वो शरीर के बाहर लटकने लगता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में, देखिए गर्मी के समय में ये मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, यानी जो अंड होते हैं, अंडकोश होते हैं, वो लटकने लगते हैं। और ठंड के समय में वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय में टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नीचे की ओर लटक जाते हैं, बाहर से नमी को ग्रहण करते हैं। और ठंड के समय में भाई बाहर ज़्यादा ठंड होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है, यानी हमारी बॉडी गर्म होती है, इसलिए वो अंदर की ओर यानी पेट की तरफ खींचते हैं और अंदर से गर्मी लेते हैं। इसलिए ये मांसपेशियों का ढीला होना और ये अंडकोश का सिकुड़ना, ये प्रक्रिया होती है। ठीक, और यही का एक चीज और है, देखा होगा कि जब क्रिकेट आप खेलते हैं, भाई अचानक से अनजाने में ही ऐसे गेंद लग जाती है, बॉल लग जाती है, या फिर आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई किसी ने लात मार दिया, तो उस समय गजब का दर्द होता है ना। आप पेट पकड़ के तुरंत ही पेट पकड़ के लेट जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, यानी एकदम से हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही चीज हमने बताया ना कि इसका कनेक्शन उदर गुहा से होता है, और ये जैसे ही आप इसको चोट करते हैं ये तुरंत ऊपर की ओर खींचने लगता है, यानी शरीर के अंदर की तरफ, पेट की तरफ खींचने लगता है, इसीलिए अचानक से तेजी से दर्द फील होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब लिखने वाली चीजें क्या है, लिखेंगे हम बच्चों कि यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, प्रमुख अंग होता है। फिर आगे लिखना है कि इसमें एक मिनट, प्रमुख अंग होता है। फिर आगे लिखना है कि यह एक थैली नुमा संरचना में बंद होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। फिर आगे लिखना है इसकी संख्या 2 होती है। एक जोड़ी बोलिए या फिर 2 लिखिए, है ना।
एक जोड़ी कहिए या फिर इनकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है, यानी 2 अंड को इसमें अंड होते हैं, है ना, ठीक। तो इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। फिर आगे लिखना है कि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। भाई कि लिखने वाली चीजें हैं तो बहुत ज्यादा लिख सकते हैं आप। शुक्राणु का निर्माण होता है, हमने बताया ना, आप लिख सकते हैं निर्माण होता है। और उसके बाद लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि भाई ये क्या है, 2 टांगों के बीच में लटकता रहता है, ठीक है ना। या फिर एक चीज नोट में वो चीज जरूर याद रखना रसगुल्लों कि वृषण शरीर के बाहर ही क्यों होता है, तो लिखेंगे रीजन कि शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये उदर गुहा से, मतलब उदर गुहा के बाहर होता है, शरीर के बाहर स्थित होता है, ठीक। क्योंकि शरीर का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, उससे कम तापमान की जरूरत होती है शुक्राणु के बनने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है या प्रमुख भाग होता है, और यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं, और इसकी संख्या 2 होती है, और इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। और बाकी और भी लिखना चाहते हैं तो इसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का भी स्राव होता है। आप मतलब आप जितना लंबा चाहेंगे आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखें, क्योंकि भाई फिगर भी है तो उतना ज्यादा लिखना नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। दूसरा है, वृषण के ऊपर एक ग्रंथिल संरचना दिखाई पड़ रही होगी, अधिवृषण, ठीक, अधिवृषण। अब देखिए अधिवृषण क्या है, एपिडिडमिस क्या है, अधिवृषण। तो वृषण के ऊपर शुक्र नलिकाएं कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती हैं, यानी कई बार ऐसे कुंडलित ऐसे भाई उसी में इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी एक ग्रंथिल नुमा संरचना बना लेती हैं। जैसे कहते हैं ना, आप धागे को उलझा दीजिए एक दूसरे में ऐसे इधर उधर करके, तो वैसी स्ट्रक्चर होती है अधिवृषण की। इसमें भी शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु अधिकतर यहाँ पर परिपक्व होते हैं, यानी शुक्राणु तैयार होते हैं, ठीक। और इसका आकार एक घोड़े के नाल की तरह होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि यह वृषण के ऊपर कुंडलित अवस्था में होता है, कुंडलित अवस्था में होता है, ठीक। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यानी तैयार होते हैं, इसी में परिपक्व होते हैं। फिर आगे लिखना है कि इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है, आकार का होता है, ठीक है ना। यानी वृषण के ऊपर अधिवृषण होता है, और इसमें हमने बताया बच्चों अधिवृषण क्या है, वही चीज कि इसमें कुंडलित अवस्था में क्या है, शुक्र जो नलिकाएं होती हैं वो कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती हैं, और इसमें ही शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक। इसे कहते हैं अधिवृषण। अब अधिवृषण से ये एक नली निकलकर जा रही है, आपको दिखाई पड़ रही है शुक्रवाहिनी, ठीक है ना। शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका, ये क्या होता है, तो ये लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, वृषण और अधिवृषण में जो तैयार शुक्राणु होते हैं इनको ले जा करके कहां पे, शुक्राशय में मिलाने का कार्य करती है, ठीक। ये जो शुक्राशय दिख रहा है ना, वहीं पर छोड़ देती है इनका, यानी इनको वहीं पर पहुंचा देती है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। अब देखिए शुक्रवाहिनी में क्या लिखेंगे कि यह लगभग 20 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा लिखेंगे तो हाईलाइट रहेगा, यह लगभग 20 सेंटीमीटर, भैया और कहीं पर 15 आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं पे 25, तो इतना भी समझ लेना कि यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक
नली, लंबी एक नली होती है, नली होती है जो वृषण तथा अधिवृषण, वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। नाम ही है शुक्रवाहिनी, शुक्र माने शुक्राणु, वाहिनी का मतलब ले जाना। तो ये क्या करती है, बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। ठीक, ये हो गया। अब हम बता रहे हैं कहां पे ले जाती है भाई, ये देखिए मिला दिया है ला करके शुक्राशय में। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों शुक्राशय क्या है। शुक्राशय, ठीक, शुक्राशय क्या होता है ध्यान से समझिएगा। देखिए शुक्राशय ये एक मांसल थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, शुक्राणु, यहां पर शुक्राणु लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, यानी लंबे समय तक शुक्राणु जो होता है बच्चों वहां पे सुरक्षित बना रहता है। ठीक है ना। और यहीं पर शुक्राणुओं का पोषण होता है, क्योंकि इसमें साइट्रेट और फ्रक्टोज ये सभी क्या होते हैं, इनका स्राव होता है। भाई शुक्राणुओं को भोजन के लिए भी तो कुछ चाहिए है ना, इसीलिए क्या है, इनमें इनका स्राव होता रहता है और फ्रक्टोज वगैरह के कारण ही ये क्या है, शुक्राणु जीवित रहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों कि यह एक मांसल थैली नुमा संरचना होती है, थैली नुमा संरचना होती है, थैली नुमा संरचना होती है। एक मिनट, इसको थोड़ा भाई इधर जरूरत नहीं है। एक थैली नुमा संरचना होती है। फिर आगे लिखना है कि इसमें शुक्राणु लंबे समय तक, इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है। शुक्राणुओं, ठीक, क्या होता है बच्चों, शुक्राणुओं का पोषण होता है, यानी शुक्राणु का भाई यहीं पर पोषण होता है। यहां पर हमने बताया ना, साइट्रेट हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सब का, ठीक, और उसके बाद कुछ एसिड वगैरह होते हैं, उन सब का स्राव यहाँ पर होता है, जिसके कारण शुक्राणु का पोषण होता रहता है, यानी शुक्राणु जीवित रहते हैं। ठीक, शुक्राणुओं का पोषण होता है। ठीक है ना, ये हो गया शुक्राशय। अब देखिए शुक्राशय हो गया, अब शुक्राशय के बाद भाई इसमें दो चीज और बचे हैं। देखिए ये सहायक जनन ग्रंथि में आ जाता है। मूत्राशय का तो इससे कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, क्योंकि जनन अंग की बात हो रहा है भाई, मूत्राशय का इससे क्या लेना देना। ठीक, तो ये भी प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये सहायक जनन ग्रंथि होती है, उसको आगे बताएंगे। तो इसके बाद अभी मूत्रवाहिनी और शिश्न बचा है। तो भाई शिश्न क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं, शिश्न क्या है। देखिए शिश्न क्या है, तो भाई हमें पता है कि ये क्या होता है, ठीक, शिश्न बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं ना, कि यह एक मांसल संरचना होती है, संरचना होती है। ठीक, मांसल संरचना होती है। आगे लिखना कि यह एक मैथुन अंग है। मैथुन अंग का मतलब है भैया संभोग में इसका ही कार्य होता है। मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान, सेक्स के दौरान, है ना, जब सेक्स होती है जिसको मैटिंग बोलते हैं या संभोग बोलते हैं, ये कुछ भी नाम दीजिए, जो संभोग के दौरान ठीक, संभोग के दौरान मादा जनन अंग में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है,
करता है। ठीक, यानी सेक्स के दौरान क्या करता है कि संभोग के दौरान शुक्राणुओं को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बोले तो यूट्रस में या गर्भाशय में, या हम वजाइना कह सकते हैं, योनि में, ठीक है ना, उसमें क्या करता है यहाँ पे मादा जनन अंग में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। मादा जनन अंग से मतलब है बच्चों यहाँ पर, ठीक, मादा जनन अंग ना लिख के कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं संभोग के दौरान योनि में, ठीक है ना, योनि बोल सकते हैं डायरेक्टली, योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। बात समझ में आई? चलिए 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें। चलिए अब यहां से क्या है, मूत्र वाहिनी है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान देना, शिश्न में समझना, लिखना, लिखे नहीं है हम, यहां पर हमने लिखा नहीं है। तो भाई शिश्न क्या होता है, तो यहां पे हमने बताया यह एक मांसल संरचना होती है, यह एक मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये एक माध्यम होता है शुक्राणुओं को वजाइना में या गर्भाशय तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, इसका बाकी हम बात करें तो जनन अंग में उस तरह का कार्य नहीं होता है, ये एक माध्यम है, उसको समझ लीजिए एक पाइप की नुमा संरचना है, वो शुक्राणुओं को स्थानांतरित करती है ना। ठीक, चलिए अब है अगला मूत्र वाहिनी। भाई इसका भी कोई विशेष कार्य नहीं है, मूत्र वाहिनी। अब देखिए जो मूत्र वाहिनी होती है बच्चों, इसमें देखिएगा मूत्र वाहिनी, ये देखिए ये यहां से जो गई हुई है एक नली मूत्र वाहिनी, अगर आप यहां पर देख रहे होंगे ज्वाइंट है, यानी इसी रास्ते से मूत्र भी आ रहा, ये इसी रास्ते से भाई शुक्राणु भी आकर मिल रहा है और इसी रास्ते से मूत्र भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये मूत्र का मार्ग, मतलब मूत्र मार्ग का भी कार्य करता है। ठीक है ना, ये मूत्र वाहिनी जो है ये मूत्र मार्ग का भी कार्य करता है और साथ ही साथ शुक्राणुओं को निकलने का भी कार्य करता है। ठीक है ना, एक रास्ता होता है। कहने का मतलब ये शुक्राणुओं और मूत्र दोनों को बाहर निकालने का एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है। भाई जब हम देखिए सेक्स के दौरान क्या होता है, सेक्स के दौरान जो मूत्र वाहिनी होती है वो बंद हो जाती है, नहीं उस दौरान क्या होता है, इसमें से स्पर्म निकलता है, सीमन निकलता है, वीर्य निकलता है। और जैसे ही भाई क्या होता है, यानी सेक्स की एक्टिविटीज नहीं होती, यानी क्रिया नहीं होती है, तो भाई उस दौरान जैसे ही भाई मूत्र उत्सर्जन करना हो, तो विसर्जन करना होता है, तो उस समय क्या होता है, वीर्य वाला रास्ता कपाट बंद हो जाता है, तो उस समय मूत्र बाहर निकलता है। तो दोनों के लिए भाई ये क्या है, एक नली का कार्य करता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि यह मूत्र तथा वीर्य दोनों के बाहर निकलने का रास्ता होता है, दोनों के बाहर निकलने का रास्ता होता है, निकलने का रास्ता होता है, दोनों के बाहर निकलने का रास्ता होता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिएगा ये तो रहा पूरा नर जनन तंत्र, लेकिन बच्चों नर जनन तंत्र में 2 चीजें और होती हैं, बेहद जरूरी हैं, उनको समझिएगा। यहां से हम थोड़ा बता देते हैं। नर जनन तंत्र में एक सहायक जनन ग्रंथि भी होती है, सहायक जनन ग्रंथि। देखिए सहायक जनन ग्रंथि किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, नाम ही है सहायक। तो ऐसी ग्रंथियां जो केवल जनन में सहायक होती हैं उनको कहते हैं सहायक जनन ग्रंथि। अब सहायक जनन ग्रंथियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, बेहद जरूरी है इसको भी समझना। यहां पर हम बच्चों बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक, सहायक जनन ग्रंथियां 2 हैं, एक है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट। ठीक, एक प्रोस्टेट ग्रंथि है और जो दूसरी ग्रंथि है वो है ठीक अब काउपर ग्रंथि। ठीक, काउपर ग्रंथि या इसी को पेरिनियल ग्रंथि कहेंगे। 2 ग्रंथियां होती हैं, तो दोनों के कार्य हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं भाई, जगह है नहीं। तो देखिए जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये जो ग्रंथि है देख रहे हैं आप मूत्राशय के पास,
मूत्राशय के पास यहाँ पर जो है इसके पास स्थित होती है और इसमें एक क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, ठीक, जो क्या करता है इस मूत्र मार्ग को चिकना बना देता है और मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता रहती है उसको नष्ट करके मूत्र मार्ग को क्षारीय बना देता है ताकि शुक्राणु क्या रहें, जीवित रहें, शुक्राणु मरने ना पाए। आई बात समझ में रसगुल्लों? हमने क्या बोला कि प्रोस्टेट ग्रंथि यह एक ऐसी ग्रंथि होती है, ठीक है ना, जिसमें एक क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, एक तरल पदार्थ होता है और ये क्या करता है मूत्र मार्ग को क्षारीय बनाता है और चिकना बना देता है ताकि शुक्राणु मतलब मरने ना पाए, शुक्राणु क्या रहें, जीवित रहें, सक्रिय रहें, ठीक। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, यानी ये जनन में सहायक होती हैं। दूसरा है काउपर ग्रंथि या जिसको पेरिनियल ग्रंथि बोलते हैं। तो ये पेरिनियल ग्रंथि, काउपर ग्रंथि होती क्या है? ये ग्रंथि यहाँ पर, ठीक है ना, ये ग्रंथि यहाँ पर स्थित होती है, यानी ये जो ये है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक, ये पूरा मलाशय वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये पूरा मलाशय वाला हिस्सा है। तो मलाशय के पास में पेरिनियल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि होती है और ये एक गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती है और जो मतलब एक गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती है जो विपरीत लिंग को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। यानी जो लड़का को, भाई जो लड़का होता है लड़की को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है और लड़की के अंदर भी ये स्राव होता है, वो लड़के को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, ठीक। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये ग्रंथि होती है, ठीक। ये वाली ग्रंथि जो होती है पेरिनियल ग्रंथि होती है, दोनों के अंदर होती है और मलाशय के पास ही होती है, जो विपरीत प्रकार के लिंग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक। उसी मतलब इस आकर्षित कैसे करते हैं, हमने बताया कि इसमें एक गंध युक्त पदार्थ का स्राव होता है। आई बात समझ में रसगुल्लों? चलिए, तो ये रहा नर जनन तंत्र का कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी इसकी संरचना और इसकी पूरी क्रिया विधि, ठीक। आई होप कि इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी बच्चों और इससे अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए।